नमस्कार, स्वागत है आप सभी का समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की मॉक टेस्ट सीरीज में। ये 33वां वीडियो है और इसमें हम 30 प्रश्न जिसमें सामान्य हिंदी और सामान्य अध्ययन के प्रश्न शामिल है उसको व्याख्या सहित हल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं 2 मिनट का आपका समय लूंगा। आप अगर समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि आप जो है कम से कम 55 प्लस मार्क्स सिक्योर कर सकें, तो आपके लिए एक रामबाण सॉल्यूशन है जो कि ये पीडीएफ है। ये पीडीएफ जो है आपको ई बुक के फॉर्म में प्राप्त होगी। इसका आप प्रिंट स्वयं निकलवा सकते हैं क्योंकि इसका प्रिंट हमारे द्वारा प्रोवाइड किया जाना संभव नहीं है। अब ये पीडीएफ जो है इस तरह से आप प्रिंट निकलवाएंगे। लगभग 157 पेज की ये जो है पीडीएफ है, लेकिन इसमें हिंदी के पूरे 6 टॉपिक होते हैं। तत्सम तद्भव, विशेष विशेषण, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धिकरण, पर्यायवाची और समानार्थी शब्द जो है ये सभी जो है इसमें आपको क्रमबद्ध रूप से मिलेंगे। और ये पूरा इस तरह से लिखा गया है, सारे प्रामाणिक स्रोत जितनी भी अच्छी और मानक किताबें हैं उनसे, बाकी जो अन्य प्रामाणिक जो है शब्दकोश हैं और जितने भी सोर्सेज हैं सबसे संकलित करके जो है इस ई बुक को तैयार किया गया है। और ये पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है। इजीली आप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए जो है लिंक इस तरह से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको नहीं प्राप्त हो रही, कोई समस्या आ रही है, तो ये जो है कॉन्टेक्ट नंबर है 9506742546। इस पर आप जो है एक बार फ़ोन कर लीजिए या आरओ हिंदी पीडीएफ लिख के भेज दीजिए, तो उधर से आपको जो है लिंक और सारी जानकारी दे दी जाएगी। अब ये पीडीएफ जो है थोड़ा सा इसको देख लीजिए किस तरह की दिखती है। और इसका जो सैंपल पीडीएफ है जिसमें 10-15 पन्ने जो है प्रदर्शित करने के लिए आपको दिया जा रहा है सैंपल के रूप में, उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप वहां से डाउनलोड करके उसको डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। तो इस तरह से जो है इसमें आप देखेंगे तो जो है पहले पन्ने पर जो है सारा जो है ब्यौरा दिया है कि कौन कौन से टॉपिक हैं और किस पेज नंबर पे मिलेंगे। उसके बाद जो है जैसे ये तत्सम तद्भव है तो यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। सबसे पहले जो है जितने भी तत्सम तद्भव के बारे में बेसिक जानकारियां हैं और जो नियम है, जो मानक नियम है कि कौन से शब्द तत्सम है, कौन से तद्भव हैं, उन सबको डिस्कस किया गया है। इसी तरह से जो है ये पूरी पीडीएफ डिजाइन की गई है। फिर आप देख सकते हैं दूसरा टॉपिक विशेष एवं विशेषण। तो विशेष एवं विशेषण के जितने प्रकार हैं, क्रिया विशेषण, उनमें क्या भेद होता है और किस तरह से उसको हम जो है पहचान सकते हैं, सारी चीज़ें जो आपको ये ज़रूरी हैं सब यहाँ पर दी गई है। तो ये बुक है, भले हम इसको प्रिंट नहीं करा पाए, लेकिन जो है आपको पीडीएफ के फॉर्म में दी जा रही है, जिससे आप जो है चाहें तो इसको प्रिंट करा के पढ़ सकते हैं या जो है आप ऐसे ही इसका इस्तेमाल जो है पीडीएफ से डायरेक्ट पढ़ने में कर सकते हैं। तो और कोई भी जानकारी चाहिए तो आपके सामने ये नंबर दिया है 9506742546। आप इस पर कॉल करिए या व्हाट्सएप करिए, आपको जानकारी दे दी जाएगी। इसके अलावा अगर आप जो है एक गंभीर अभ्यर्थी के रूप में समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप उसमें अच्छे से अच्छा जो है इस बार स्कोर करें, तो आप हमारे क्रैश कोर्स प्रोग्राम से जुड़ जाइए। क्रैश कोर्स प्रोग्राम जो है बेसिकली एक टेस्ट सीरीज है, लेकिन ये टेस्ट सीरीज जो है केवल क्वेश्चन आंसर वाली टेस्ट सीरीज नहीं है। इसमें आपको क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में पीडीएफ में पूरा नोट्स दिया जाता है जो कि क्वेश्चन की व्याख्या में लिखा जाता है। अब ये नोट्स किस तरह के हैं, इसके लिए आप जो है सबसे पहले हमारे टेस्ट सीरीज की जो है सैंपल पीडीएफ को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। अगर नहीं प्राप्त होता है तो आपको इसी नंबर पर ज्वाइन आरओ लिखना है और व्हाट्सएप कर देना है किस पर 9506742546 पर। उधर से पूरी प्रक्रिया और पीडीएफ फाइल का लिंक आपको भेज दिया जाएगा। तो समीक्षा अधिकारी की तैयारी करने के लिए इससे बेहतर विकल्प आपके पास कोई नहीं है। आप चाहें तो जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं जो कि सामान्य हिंदी से है। कुमारी शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है? यानी आपको जो है कुमारी शब्द का विलोम शब्द इसमें बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, वृद्धा, कन्या, यौवना और विवाहिता। तो कुमारी का जो है विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विवाहिता। डी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। कुछ अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण देखते हैं। अकाल का विलोम क्या होता है? सुकाल होता है। अनाहूत का विलोम आहूत होता है। कटु का विलोम मधुर। निर्धन का विलोम धनी। निषिद्ध का विलोम विहित होता है। निष्क्रिय का सक्रिय। प्रवेश का विलोम निकास और नीरस का विलोम क्या होता है? सरस होता है। अगला प्रश्न देखेंगे।
मौन शब्द का विपरीतार्थक शब्द चुनिए, यानी मौन के इसमें से जो जो विलोम है, 3 ऑप्शन आपके सामने हैं, मुखर, वाचाल और कुंठित। इसमें से मौन के विपरीत शब्दों को आपको आइडेंटिफाई करना है। तो मौन का विलोम हो जाएगा क्या? मुखर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। और दूसरा क्या हो जाएगा? वाचाल। तो 1 और 2 जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है। कुंठित जो है मौन का विलोम नहीं होता है, तो ए ऑप्शन जो है इस दृष्टि से सही होगा। तो मुखर व वाचाल दोनों ही शब्द मौन के विलोम शब्द हैं, जबकि कुंठित जो है इसका विपरीतार्थक शब्द नहीं है। कुछ और शब्द देखते हैं। मानवीय का विलोम अमानवीय, नाम का विलोम अनाम, भद्र का विलोम अभद्र, कार्य का विलोम अकार्य, धीर का विलोम अधीर और भेद का विलोम अभेद होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भाष्य निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द है? तो भाष्य के लिए आपको 4 पर्यायवाची दिए हुए हैं। एक है अभिप्राय, अवनति, अधिकार और आनंद। आपको बताना है कि भाष्य जो है इनमें से किसका पर्यायवाची या समानार्थी शब्द है। तो सबसे पहले आपको भाष्य का अर्थ पता होना चाहिए। भाष्य का जो बिल्कुल साधारण सा अर्थ है वो है कहना, और इसके अलावा जो है भाष्यकार होते हैं जो टीका टिप्पणी लिखते हैं, वो अलग सेंस में होता है। तो यहाँ पर जो भाष्य का जो सही समानार्थी शब्द है वो क्या है? अभिप्राय। इसके अन्य पर्यायवाची शब्दों को देखते हैं। इसका अर्थ जो है मतलब भी होता है, आशय भी होता है, तात्पर्य भी होता है, मनसा होता है, अर्थ, व्याख्या, टीका टिप्पणी, ये सभी जो है भाष्य के पर्यायवाची शब्द हैं। अन्य पर्यायवाची शब्द देखते हैं जो हमारे विकल्पों में दिए थे। अधिकार, अधिकार के लिए आधिपत्य, स्वत्व, कब्जा, स्वामित्व व हक जो है ये इसके समानार्थी हैं। अवनति का उतार, गिरावट, ह्रास और अपकर्ष। आनंद के पर्यायवाची मजा, सुख, विहार, चैन, आह्लाद, खुशी, मोद, प्रसन्नता, हर्ष, उल्लास, आमोद और प्रमोद। सांप के पर्यायवाची सर्प, नाग, अहि, व्याल, भुजंग, विषधर, उरग, पन्नग, फड़ी, चक्षुश्रुआ, स्वत्नोत्सुक, पवनाशन और फणधर। सहेली के पर्यायवाची शब्द अली, भटू, संगिनी, सहचारिणी, आली, सखी, सहचरी, सजनी, सैरंध्री, ये सभी सहेली के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे चलते हैं। अम्बु व अम्बा, ये 2 शब्द आपके सामने दिए हैं, ये क्रमशः किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो अम्बु के बारे में आप जरूर जानते हैं। अम्बु किसका पर्यायवाची होता है? पानी का पर्यायवाची होता है। और अम्बा जो है माता का होता है। तो आपका विकल्प कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। जल और माता के ये क्रमशः पर्यायवाची शब्द हैं, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। अम्बु जल का पर्यायवाची है और अम्बा माता का पर्यायवाची है। जल के अन्य पर्यायवाची देखते हैं। जीवन, वारि, पय, मेघ, पुष्प, क्षीर, पानी, नीर, उदक, सलिल और तोय। माता के पर्यायवाची शब्द जन्मदायिनी, मात, मैया, माँ, जननी, धात्री, प्रशु, प्रसूता, अंबिका। कमल के पर्यायवाची शब्द देखते हैं। नलिल, उत्पली, पंकज, सरोज, जलजात, वारिज, अंबुज, अरविंद, राजीव, नीरज, जलज, सतदल, पुंडरीक, इंदिवर। मदिरा के पर्यायवाची शब्द माधव, हाला, सुरा, शराब, दारू, वारुणी, कादम्बरी और मधु, ये सभी जो है मदिरा के पर्यायवाची हो गए। इसके बाद रक्त के पर्यायवाची खून, लहू, रुधिर, शोणित और लोहित। सोना के पर्यायवाची तामरस, चामीकर, स्वर्ण, हेम, कुंदन, हिरण्य, हाटक, सुवर्ण, कनक और कंचन। इसके बाद शिकारी के पर्यायवाची शब्द देखते हैं। बहेलिया, अहेरी, व्याध और लुब्धक। शिकार के पर्यायवाची शब्द आखेट, मृगया, अहेर। शहद के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? मधु, मकरंद, पुष्परस और पुष्पासव। अगला प्रश्न देखेंगे। जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो, इस वाक्यांश के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो क्या वाक्यांश दिया हुआ है? जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो। तो इसके लिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। नियमानुकूल, अपवाद, अवैध या नियम विरुद्ध। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अपवाद। अपवाद वो होता है जो किसी भी सामान्य नियम के विरुद्ध हो। कुछ अन्य शब्द देखते हैं। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए एक शब्द क्या होता है? समिधा। हवन की वस्तु को हवि कहते हैं।
हरा भरा मैदान जो होता है उसको शाद्वल कहते हैं। हर तीसरे महीने होने वाली कोई भी घटना हो उसको त्रैमासिक। हंस के समान गति से चलने वाली स्त्री के लिए हंसगामिनी शब्द का प्रयोग होगा। वह यंत्र जो छोटी चीज को बड़ा करके दिखाता हो अणुवीक्षण उसको कहेंगे। वह मास जो चंद्रमा की गति के अनुसार गिना जाता है उसे हम चंद्रमास कहते हैं। वह भूमि जो पहले कभी ज्योति ना गई हो उसको अकृष्ट पूर्वा कहेंगे। वह बात या कथा जो जन साधारण में प्रचलित हो उसको किंवदंती कहते हैं। वह बात जो ना सुनी गई हो उसके लिए एक शब्द है अनसुनी। वह बात जो आकाश से सुनाई पड़ने वाली समझी जाती है उसके लिए एक शब्द है आकाशवाणी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें किसका सुमेलन गलत है ये आपको बताना है। एक एक करके देखते हैं। हृदय की बात जानने वाला, तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा अंतर्यामी। जिसकी गिनती ना हो सके उसके लिए एक शब्द है अगणनीय। आवश्यकता से अधिक बरसात के लिए एक शब्द क्या होगा अल्प वृष्टि। ये गलत है क्योंकि ये क्या होता है आवश्यकता से कम बरसात के लिए इसका प्रयोग होगा। और दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है अपराह्न। तो इस तरह से सी ऑप्शन जो है सुमेलित नहीं है। आवश्यकता से जो अधिक बरसात होती है उसको हम अतिवृष्टि कहते हैं और इसका विलोम हो जाएगा अल्पवृष्टि। बरसात बिल्कुल ना होना उसके लिए अनावृष्टि या नावृष्टि शब्द का प्रयोग होगा और बहुत कम बरसात होने के लिए अल्पवृष्टि का प्रयोग होगा। कुछ अन्य जो है वाक्यांश देखते हैं। वह जिसके ऊपर शासन हो उसके लिए एक शब्द है शासित। वह जिसका कोई शत्रु ना हो उसके लिए एक शब्द है अजातशत्रु। वह जिसका आदि अंत ना हो उसका एक शब्द है आद्यांत। वह जिसका आदि ना हो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग होगा अनादि। वह जिसका अंत ना हो उसके लिए एक शब्द है अनंत। वह चातुर्य जो हाथ से किया जाए उसके लिए एक शब्द होगा हस्तलाघव। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इसमें से एक शब्द जो तत्सम है उसको हमको पहचानना है। तो चार शब्द आपके सामने हैं चोंच, किसान, कचहरी और कृष्ण। तो इसमें से तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा कृष्ण जो है ये तत्सम शब्द हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन जो है तद्भव हैं। और कृष्ण का जो है तद्भव शब्द क्या होगा किशन शब्द होगा। इसके बाद तत्सम तद्भव के और जोड़े देखते हैं। कृषक का किसान होगा तद्भव। कृतगृह का कचहरी। चंचू का जो है तद्भव क्या होगा चोंच होगा। दत्त धावन का दातून होगा। प्रकट का प्रगट होगा और पीत का जो है तद्भव क्या होगा पीला होगा। दिवाली का तत्सम क्या होगा दीपावली होगा। चितेरा का चित्रकार। गाहक का ग्राहक होगा। गांठ का तत्सम शब्द क्या होगा ग्रंथि होगा। जवाई का जमाता। चाक का तत्सम होगा चक। तपसी का तपस्वी। इसके अलावा पत्ता का पत्र होता है। पूत के लिए जो है तत्सम पुत्र यूज होगा। 12 का द्वादश। तेल का तत्सम तैल होगा। दिशावर का दिशांतर और जन्म का जो तत्सम शब्द होगा वो जन्म होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए चारों विकल्पों में से 3 विकल्प किसी एक ही तरह से समान हैं जबकि एक विकल्प इनमें से भिन्न है और इस भिन्न विकल्प को अपने सही उत्तर के रूप में चुनना है। तो इसमें से आपको देखना पड़ेगा कि ये किस तरह से भिन्न है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें तत्सम और तद्भव प्रकार के शब्द दिए हैं, लेकिन आप ये भी देख रहे हैं कि सभी जो है जोड़े जो है वो तत्सम तद्भव के आपस में जोड़े नहीं हैं। तो इसमें से भिन्नता किस प्रकार हमको देखनी होगी। पुष्प और पीठ ये क्या है तत्सम तद्भव शब्द हैं, भले ही ये आपस में तत्सम तद्भव नहीं है। इसी तरह से पितृस्वसा और पड़ोसी ये भी तत्सम तद्भव हैं। मच्छिका और मिट्टी भी तत्सम तद्भव हैं। और परछाई और धुआं ये क्या है दोनों ही शब्द क्या हैं तद्भव शब्द हैं। तो इस तरह से डी इसमें जो है भिन्न हो जाएगा। अब जो हमारे पास शब्द थे उनको तत्सम तद्भव के रूप में देख लेते हैं। पुष्प का तद्भव क्या होगा फूल होगा। पृष्ठ का पीठ होगा। पितृस्वसा का बुआ होगा। प्रतिवेशमिक या प्रतिवेशी या प्रतिवासी इसका जो तद्भव क्या होगा वो पड़ोसी होगा। मच्छिका का तद्भव मक्खी होगा। मृत्तिका का मिट्टी होगा। प्रतिच्छाया का परछाई और धूम्र का जो है तद्भव शब्द क्या होगा धुआं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
लिंग की दृष्टि से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। तो 4 शब्द आपके सामने दिए हैं, इसमें लिंग सभी में जो है स्त्रीलिंग बनाने का प्रयास किया गया है, लेकिन कौन सा अशुद्ध है ये हमको देखना है। तो प्रेयसी कैसा लिखा हुआ है, ठीक लिखा हुआ है। विहंगी भी सही है और गायिका भी सही है। यहाँ पर गलत कौन सा है, पिशाचिनी जो शब्द लिखा है ये गलत है। इसका सही रूप क्या होगा, तो इसका सही रूप जो है स्त्रीलिंग में क्या होता है, पिशाची होता है। कुछ और अशुद्धियाँ देखते हैं। शांतमय कैसा है, अशुद्ध लिखा है, इसकी जगह शुद्ध शब्द क्या होगा, शांतिमय। विद्वानता शब्द गलत होता है, इसकी जगह सही शब्द क्या होता है, विद्वता। महानता भी वर्तनी की दृष्टि से गलत है, सही शब्द है महत्ता। मूसलधार की जगह सही शब्द क्या होता है, मूसलाधार होता है। इसी प्रकार पिता भक्ति की जगह पितृभक्ति जो है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। अष्टवक्र की जगह अष्टावक्र। चार राहा को हम सही कैसे लिखते हैं, चौराहा। इसी प्रकार सगुड़ी की जगह जो है शुद्ध वर्तनी क्या होती है, सगुड़ शब्द जो है सही होता है। सर्व उत्तम इस प्रकार से नहीं लिखते, इसको संधि करके ही लिखा जाता है, सर्वोत्तम। यथाविध की जगह यथाविधि जो है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। इसी प्रकार से स्वच्छंद की जगह स्वच्छंद, इसमें आधा छा का प्रयोग होगा। और सतमार्ग की जगह सन्मार्ग जो है सही होगा, क्योंकि यहाँ पर ये संधि हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, वाक्य के अशुद्ध भाग का हमको चयन करना है। तो ये वाक्य को टुकड़ों में लिखा गया है, इसमें से कौन सा भाग अशुद्ध है ये हमको देखना है। वह आपको और मुझको देखकर भाग गया, तो इसमें से क्या शुद्धि हो सकती है, अगर इसको हम एक साथ लिखें तो ए जो है इसमें अशुद्ध होगा। क्यों अशुद्ध होगा, क्योंकि इसमें सर्वनाम संबंधी अशुद्ध है। और इसका शुद्ध रूप क्या होगा, वह आप और मुझे देखकर भाग गया, ये जो है इसका शुद्ध रूप होगा, क्योंकि 2 बार जो है को का प्रयोग ना करके सर्वनाम में आप और मुझे देखकर भाग गया जो है लिखा जाएगा। अगला प्रश्न, बाढ़ से 2 लाख लोग प्रभावित हुए। तो इसके बारे में दिया है कि जो इसमें विशेषण है वो किस प्रकार का है, निश्चित संख्यावाचक। तो क्या है, सही है। तो 2 लाख जो है क्या है, एक निश्चित संख्या का बोध करा रहा है, इसलिए जो है ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। बाढ़ ने लाखों लोगों को बेघर कर दिया। अब यहाँ पर जो है लाखों लोगों के लिए लिखा गया है, यानी यहाँ पर विशेषण जो है लाखों है, लेकिन यह क्या है, अनिश्चित है, क्योंकि इसमें जो है एक निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए जो है ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। तो इस तरह से 1 और 2 यानी सी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, खंड आ और खंड बा को हमको सुमेलित करना है। तो इसमें जो है हमको विशेषण जो दिए गए हैं और उसको खंड बा में वो किस प्रकार का विशेषण है उससे हमको इसका सुमेलन करना है। तो एक एक करके हम देखते हैं। हमारी कक्षा में 30 छात्राएं हैं, तो ये किस तरह का है, 30 क्या है, संख्या का बोध करा रहा है। और हमारे ऑप्शंस में क्या दिया है, गणनावाचक विशेषण, यानी जो है इसका सुमेलन 3 से होगा। अध्यापिका ने कहा 10वां पाठ पढ़ाओ, तो 10वां भी जो है एक गणनावाचक ही है, लेकिन ये किस प्रकार का है, ये क्या हमको बता रहा है, ये जो है हमको एक क्रम बता रहा है। 10वां 12वां 13वां इस तरह का जब शब्द प्रयोग होता है तो वो एक क्रमवाचक होता है। मेरे पास आपसे 2 गुना धन है। अब यहाँ पर 2 गुना की बात की गई है, यानी क्या है, ये आवृत्ति बताई जा रही है, तो ये आवृत्तिवाचक विशेषण हो गया। तुम दोनों कल कहाँ हो, तो यहाँ पर दोनों का जो प्रयोग किया गया है ये क्या है, ये समुदायवाचक विशेषण है। तो इस तरह से इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं। अगर गणनावाचक की बात करें तो 1, 2, 3 ये सभी गणनावाचक होते हैं। क्रमवाचक में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आवृत्तिवाचक विशेषण में दुगुना, तिगुना, चौगुना, 5 गुना इस तरह का प्रयोग होता है। और समुदायवाचक विशेषण जो होता है उसमें दोनों, तीनों, चारों, पाँचों इस तरह से प्रयोग किया जाता है। अब कुछ विशेष और विशेषण के उदाहरण देख लेते हैं। तो गंगा क्या है, विशेष शब्द है, और इधर क्या लिखा है उसका विशेषण, तो उसका विशेषण क्या हो जाएगा, गांगेय। दीक्षा का विशेषण हो जाएगा दीक्षित। निषेध का निषिद्ध। पर्वत का विशेषण हो जाएगा पर्वतीय। प्रकृति का प्राकृतिक। भूमि का भौमिक। मुख का जो है विशेषण मौखिक हो जाएगा। चयन का चयनित। निश्चय का निश्चित। रक्त का विशेषण रक्तिम।
तुंद का विशेषण तुंदिल, धन का धनवान, नियम का विशेषण नियमित, प्रसंग का प्रासंगिक, प्रदेश का विशेषण प्रादेशिक, बुद्ध का विशेषण बौद्ध हो जाएगा, मृत्यु का मर्त्य, नगर का नागरिक, निंदा का निंद या निंदनीय और विनिता का वैनतेय। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। 4 विकल्प आपके सामने दिए हैं और इसमें से आपको असत्य कथन की पहचान करनी है। पहला कथन देखते हैं, बुर्ज होम संस्कृति वाले लोग गड्ढे वाले मकान में रहते थे। तो एक ऐसा कथन है, बिल्कुल सही है। जम्मू कश्मीर के आसपास जो बुर्ज होम संस्कृति का विकास हुआ था उसमें जो है लोग गड्ढे वाले मकानों में रहते थे। दूसरा कथन क्या है, पशुपालन का प्राचीनतम प्रमाण आदमगढ़ एवं बागौर से प्राप्त होता है। ये भी कथन बिल्कुल सही है। तीसरा कथन क्या है, मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी में स्थित हथनौरा से मानव खोपड़ी का प्राप्त हुआ जीवाश्म भारत में सबसे नवीनतम है। तो पूरा स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन आखिरी में जो नवीनतम बताया ये गलत है, क्योंकि ये क्या है, ये प्राचीनतम जीवाश्म है मानव का। तो इस तरह से सी ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट नहीं है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी में स्थित हथनौरा से मानव खोपड़ी का जो जीवाश्म प्राप्त हुआ है वो भारत में सबसे प्राचीन है, और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जो कि मध्य पाषाणकालिक स्थल हैं। अब कुछ ताम्र पाषाणकालिक स्थल देख लेते हैं। सबसे पहले हम मेहरगढ़ की बात करते हैं। तो मेहरगढ़ से 3 संस्कृतियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, नवपाषाणकालीन, क्वेटा संस्कृति के, हड़प्पा और हड़प्पाकालीन संस्कृति के। यहाँ से कपास की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो मेहरगढ़ के साथ जो है आपको कपास याद रखना है। कपास के जो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य आज तक मिले हैं वो मेहरगढ़ से मिले हैं, और इसकी जो वैरायटी बताई गई है प्रजाति वो ऑर्वेसियम गॉस्पियम थी। इससे कपास के आयातित होने की धारणा टूटी, क्योंकि पहले ऐसी साक्ष्य मिले थे कि कपास जो है भारत में बाहर से आयात होकर आता था, लेकिन जो है जब यहाँ पर कपास की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिल गए तो ये माना गया कि कपास जो है भारत में ही उगाया जाता था। और ऐसा माना जाता है कि मेहरगढ़ से ही हड़प्पा वासियों को कपास की जानकारी मिली थी। यहाँ से पूर्व हड़प्पा काल में लाजवर्त मणि के प्रयोग का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अगला स्थल है मेट्ठी, जो कि पूर्वी बलूचिस्तान में है। ये कुल्ली नाल संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ से तांबे को गलाकर टिन और दर्पण के निर्माण का साक्ष्य मिलता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, दर्पण और टिन के साक्ष्य के संदर्भ में मिट्टी को, और यहाँ से दफनाने और दाह संस्कार का भी साक्ष्य मिलता है, जो इसकी अद्वितीय विशेषता है। साथ ही यहाँ से कलश समाधान के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये महत्वपूर्ण है, इसको स्पेशली नोट कर लीजिएगा कि जो है मिट्टी से कलश समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगली जो संस्कृति है वो है आमरी। ये पाकिस्तान की है और सिंध क्षेत्र में स्थित है। इसकी खोज सर्वप्रथम कसाल द्वारा की गई और फिर आरजी मजूमदार एवं एनजी मजूमदार द्वारा इसे प्रकाश में लाया गया। आमरी से पाषाण और ईंट के निर्मित मकान के संकेत प्राप्त हुए हैं और यहाँ से अन्नागार का भी साक्ष्य मिला है। आमरी के लोगों द्वारा चाक निर्मित मधभांडों का प्रयोग किया गया था। अगला जो स्थल है वो है कालीबंगा। निश्चित रूप से आपने हड़प्पा काल में इसको पढ़ा है। तो ये सोथी कालीबंगा संस्कृति का एक प्रमुख स्थल है। यह स्थल 2 संस्कृतियों पूर्व संस्कृति और हड़प्पाई संस्कृति से संदर्भित है। इसकी खोज 1949 में अमलानंद घोष द्वारा की गई थी तथा 1961 में बीबी लाल के नेतृत्व में यहाँ पर उत्खनन प्रारंभ हुआ था। यहाँ से बैल की खंडित मूर्ति प्राप्त हुई तथा मृदभांड पर कुबड़दाल बैल की आकृति भी मिली है। कालीबंगा में चूड़ी उद्योग का साक्ष्य मिला है। ये महत्वपूर्ण एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से भारत में सर्वप्रथम जूते हुए खेत तथा कृषि प्रचलन का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और ये जो लास्ट पॉइंट है ये और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पूछा भी जा चुका है कि जूते हुए खेत और कृषि प्रचलन का प्राचीनतम साक्ष्य जो है कालीबंगा से प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं जो कथन और कारण के रूप में है। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है और इसका कारण क्या दिया है, ये वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है।
तो इसका परीक्षण करते हैं। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। और कारण जो दिया गया है ये वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, ये भी सही है। तो इस प्रकार से हमारा ए ऑप्शन सही होगा। कथन व कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अब वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। उपनिषदों में आध्यात्मिक एवं दार्शनिक बातों का उल्लेख मिलता है और उपनिषदों की जो संख्या है वो कितनी है, 108 है। वेद और उससे संबंधित ब्राह्मण देखते हैं जो कि वैदिक साहित्य से रिलेटेड है और प्रायः पूछा जाता है। तो ऋग्वेद की बात करते हैं। ऋग्वेद के जो ब्राह्मण हैं वो ऐतरेय ब्राह्मण, सांख्यायन या उसी को कौशितकी कहा जाता है। फिर यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद है, इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो क्या है, शतपथ ब्राह्मण है। और दूसरी शाखा जो कृष्ण यजुर्वेद है उसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो तैत्रीय है। फिर सामवेद की बात करें तो पंचविश या टांड ब्राह्मण, फिर षड्विश ब्राह्मण, सामविधान ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण, मंत्र ब्राह्मण और जैमिनी ब्राह्मण, ये सभी सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। और अथर्ववेद का एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है जो कि गोपथ ब्राह्मण है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं वैदिक संस्कृति से संबंधित। कठोपनिषद में आत्मा को पुरुष कहा गया है और बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का संवाद जो है मिलता है। कठोपनिषद का जो यम नचिकेता संवाद है ये भी उल्लेखनीय है। मुंडकोपनिषद में यह घोषित किया गया है कि सत्यमेव जयते, यानी सदा सत्य की जीत होती है। और सत्यमेव जयते जो हमारे राजकीय चिन्ह में अपनाया गया है वो मुंडकोपनिषद से ही अपनाया गया है। श्वेताश्वर उपनिषद में परमात्मा को रुद्र कहा गया है और इस आधार पर इसे कट उपनिषद के बाद का माना गया है। मैत्रायणी उपनिषद में त्रिमूर्ति तथा 4 आसनों के सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। नृसिंह पूर्व तापनी उपनिषद संभवतः सबसे प्राचीन उपनिषद था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 5 कथन दिए हुए हैं, इसमें हमको बताना है कि कौन कौन से जो है सही नहीं है। तो हमको नहीं पर ध्यान देना है, इसमें से हमको गलत कथनों की पहचान करनी है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। भारतीय संविधान हाथ से लिखा गया एक दस्तावेज है और इसे प्रेम बिहारी रायजादा ने अपने हाथों से इटैलिक स्टाइल में लिखा है। बिल्कुल सही कथन है पहला कथन। इसके हर पन्ने को शांति निकेतन के 2 कलाकार व्यवहार राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस ने अपने हाथों से सजाया है। ये भी कथन सही है। ये विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। तीसरा भी कथन जो है सही है। संविधान के अंग्रेजी व हिंदी संस्करण की असली कॉपी लाल किले के हीलियम के बॉक्स में रखी हुई है। ये कथन जो है गलत है। क्यों गलत है भी आगे इसका हम स्पष्टीकरण देखते हैं। भारतीय संविधान सभा के 389 सदस्यों के हस्ताक्षर भी हैं इस पर और अबुल कलाम आज़ाद ने अपने हाथ से उर्दू में हस्ताक्षर किए थे। ये भी कथन गलत है। तो इस तरह से इसमें 4 व 5 जो कथन गलत हैं, यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा व लिखित संविधान है। वर्तमान में इसमें लगभग 465 अनुच्छेद हैं। जो कुल अनुच्छेदों की बात की जा रही है 12 अनुसूचियां हैं और 25 भागों में ये बटा हुआ है। संविधान के अंग्रेजी व हिंदी संस्करण की असली कॉपी संसद भवन की लाइब्रेरी में हीलियम के बॉक्स में रखी गई है और भारतीय संविधान पर संविधान सभा के 389 की जगह 284 सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। इनमें से 15 महिलाएं भी हैं और ज़्यादातर सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर अंग्रेजी में किए हैं, कुछ ने हिंदी में भी किए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के स्रोत एक कॉलम में दिए हैं और दूसरे कॉलम में जो है किन देशों से उसकी परिकल्पना ली गई है और इसका हमको यहाँ पर सुमेलन करना है। तो एक एक करके देखते हैं हम। आपातकाल का यानी इमरजेंसी प्रोविजंस कहाँ से लिए गए हैं, तो आप जानते हैं कि ये जर्मनी से प्रेरित है। उसके बाद नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो ये आयरलैंड के संविधान से गृहीत किए गए हैं। एकल नागरिकता का जो प्राविधान है ये ब्रिटेन से लिया गया है और समवर्ती सूची का जो कॉन्सेप्ट है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया है। इस तरह से बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट होगा। अमेरिका से कौन कौन से सिद्धांत लिए गए हैं? मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन,
का सिद्धांत यानी जुडिशियल रिव्यू, न्यायाधीश व राष्ट्रपति पर महाभियोग, ब्रिटेन से एकल नागरिकता, संसदीय प्रणाली और विधि निर्माण की प्रक्रिया, जर्मनी से आपातकाल का सिद्धांत, कनाडा से राज्यों में शक्ति का विभाजन, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, दक्षिण अफ्रीकी संविधान से संविधान संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है और फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का जो सिद्धांत है वो गृहीत किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित पहाड़ियों को दक्षिण से उत्तर के क्रम में हमको सजाना है। तो इसके लिए हमको जो है ये भी पता होना चाहिए कौन किस राज्य में है। तो एक एक करके पहले हम राज्य जान लेते हैं। सेवराय हिल्स कहाँ पर हैं? ये तमिलनाडु में है। तो इस तरह से आप क्रम सोच सकते हैं। गड़जात की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? ये उड़ीसा में है। उसके बाद डालमा पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? ये झारखंड में है। और रामगिर की पहाड़ियाँ जो हैं आंध्र प्रदेश में है। अब आपके लिए आसानी है, अब आप जो है इसको दक्षिण से उत्तर के क्रम में लगा सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? सबसे दक्षिण में क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। उसके बाद जो है अगर हम देखें तो आंध्र प्रदेश में रामगिर की पहाड़ियाँ हो गई। इसके बाद चलते हैं तो गड़जात पहाड़ियाँ और उसके बाद जो है झारखंड में डालमा। तो इस तरह से सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। इसको फिर से देख लेते हैं। सेवराय की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? तमिलनाडु में। गड़जात पहाड़ियाँ उड़ीसा में। डालमा झारखंड और रामगिर की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में। तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड ये जो है दक्षिण से उत्तर का क्रम हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, पश्चिमी हिमालय की वनस्पति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से सही कथन की पहचान करनी है। पूर्वी हिमालय की तरह यहाँ परजीवी पौधे एवं फर्म बहुतायत में मिलते हैं। तो क्या ये कथन सही है? पहले तो हमको इसका परीक्षण करना है। तो ये कथन जो है यहाँ पर गलत है। शीतोष्ण पेटी में देवदार, स्प्रूट, सिडार आदि वृक्ष पाए जाते हैं। तो ये कथन जो है सही है, पहला गलत है। तो इस तरह से केवल जो है कथन 2 सही है। अब इसके बारे में व्याख्या देखते हैं। पश्चिमी हिमालय में पूर्वी हिमालय के विपरीत पौधे एवं फर्न का अभाव होता था, अन्य वनस्पतियां भी कम मात्रा में पाई जाती, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। शीतोष्ण पेटी में देवदार, स्प्रूट, सिडार आदि वृक्ष पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम NaOH के नाम से जानते हैं, जिसका सूत्र NaOH होता है, इसके विभिन्न उपयोग आपको दिए गए हैं। कौन कौन से इसके उपयोग सही हैं ये हमको यहाँ पर बताना है। मशीनों को साफ करने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग होता है, बिल्कुल सही है। प्रयोगशालाओं में अभिकर्मक यानी रीजेंट के रूप में प्रयोग होता है, बिल्कुल सही है। और कागज उद्योग में भी इसका प्रयोग होता है। इस तरह से तीनों ही कथन सही हैं, सी ऑप्शन सही होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे सामान्यतया कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं और इसका सूत्र NaOH होता है। इसका उपयोग निम्नलिखित में होता है, मशीनों को साफ करने में, रंजक उद्योग में यानी जहाँ पर सिंथेटिक डाइज बनती हैं, कागज उद्योग में, प्रयोगशाला में रीजेंट के रूप में, और साबुन व अपमार्जक जिसको हम डिटर्जेंट कहते हैं इंग्लिश में, तो साबुन व अपमार्जक बनाने में भी इसका प्रयोग होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? भौतिक परिवर्तन जिसे हम इंग्लिश में फिजिकल चेंज कहते हैं। 2 तरह के परिवर्तन होते हैं, एक भौतिक होता है, एक रासायनिक होता है। तो इसमें से कौन सा भौतिक का उदाहरण नहीं है ये हम जानते हैं। पानी का जमना, आप जानते हैं अगर पानी जम जाएगा और उसको फिर से पिघला लेंगे तो हम क्या पा जाएंगे? पानी पा जाएंगे। यानी भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की वही अवस्था जो है पुनः प्राप्त की जा सकती है। शक्कर को अगर पानी में घोल दिया जाए तो शक्कर और पानी को फिर से अलग किया जा सकता है। कांच का टूटना ये भी जो है भौतिक परिवर्तन है, लेकिन अगर दूध का दही जम जाएगा तो दही से वापस दूध नहीं आएगा। तो ये क्या है? ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो इस तरह से डी हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। भौतिक परिवर्तन से पदार्थ के रूप, रंग, आकार इत्यादि में परिवर्तन होता है तथा कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। और अभिक्रिया यानी रिएक्शन को अगर उल्टा कर दिया जाए, विपरीत कर दिया जाए, तो सामान्यतः पदार्थ की मूल अवस्था प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा अगर रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंजेस की बात करें तो इसमें नया पदार्थ प्राप्त हो जाता है जो कि मूल पदार्थ से रासायनिक व भौतिक गुणों में पूर्णतया भिन्न होता है।
जिसका हमने उदाहरण देखा, दूध से दही का बनना। अगला प्रश्न, हाल ही में वर्ल्ड लैंग्वेज डेटाबेस जिसका नाम है एथनेलोगॉल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार हिंदी विश्व की किस नंबर की या किस क्रम की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है? दूसरे नंबर की, चौथे नंबर की, तीसरे नंबर की, पांचवें नंबर की? ये तो हम लोग जानते हैं कि ये पहले नंबर की नहीं है। तो ये किस नंबर की जो है विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? तीसरे क्रम की। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। वर्ल्ड लैंग्वेज डेटाबेस एथनोलॉग ने हाल ही में अपना 22वां संस्करण जारी किया है। इसके अनुसार हिंदी विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। विश्व में लगभग 615 मिलियन लोग हिंदी बोलते हैं और 1132 मिलियन लोगों के द्वारा विश्व की सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा अंग्रेजी है। और इसमें चीनी भाषा जो पहले एक नंबर पे होती थी, अब ये मंदारिन जो है इसको दूसरा स्थान दिया जा रहा है। तो और ये जो है 1117 मिलियन लोगों के द्वारा चीनी भाषा बोली जाती है। तो इस तरह से क्रम क्या हो गया? इंग्लिश, उसके बाद जो है मंदारिन, उसके बाद हिंदी। आगे चलते हैं। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति होस्नी मुबारक हाल ही में उनका निधन हो गया? तो होस्नी मुबारक आप सालों से इनका नाम सुनते आ रहे होंगे। ये किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? मिस्र के राष्ट्रपति थे और कई सालों से जो है इन्होंने वहाँ पर राष्ट्रपति के रूप में ही कार्य किया। मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति होस्नी मुबारक का 91 वर्ष की आयु में 25 फरवरी 2020 को निधन हो गया। होस्नी मुबारक लगभग 30 वर्ष तक मिस्र के राष्ट्रपति रहे और वर्ष 2011 में लोकतंत्र की मांग पर हुए आंदोलन के कारण उन्हें सत्ता से हटना पड़ा था। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो एक कथन जो इसमें से गलत है वो हमको छांटना है। रैम क्या है? RAM यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम एक प्राइमरी मेमोरी है, बिल्कुल सही कथन है। MS एक्सेल यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल एड्रेस नेम बॉक्स में दिखाई देता है, ये भी कथन सही है। ऑपरेटिंग सिस्टम मौलिक स्तर पर कंप्यूटर को कंट्रोल करने का काम करता है, ये भी कथन जो है बिल्कुल सही है। और वेबसाइट का जो मुख्य पृष्ठ होता है वो मेन पेज कहलाता है, ये कथन जो है यहाँ पर गलत है, क्योंकि मेन पेज की जगह इसका क्या नाम होता है? होम पेज होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS पावर पॉइंट यानी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जिसमें हम लोग स्लाइड्स बनाते हैं, PPTs बनाते हैं, में न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो अगर हमको MS पावर पॉइंट में एक नई स्लाइड इंसर्ट करनी हो तो हम क्या करेंगे? Ctrl+M दबाएंगे। ए ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि इकोनॉमिक्स से संबंधित है और थोड़ा सा जो है टफ क्वेश्चन है, जो जरूर हो सकता है आपने इसके बारे में कभी जो है ना पढ़ा हो। बाजारवादी नीतियों के विपरीत पक्षपातवादी नीतियाँ, पक्षपातवादी नीतियों को प्रोक्रोनरी कहते हैं। इससे अर्थव्यवस्था में धन का क्षरण होता है। तो इस कथन को हमको देखना है कि क्या ये सही है या नहीं सही है। तो बिल्कुल सही है। बाजारवादी नीतियों के विपरीत अगर पक्षपाती नीतियां अपनाई जाएंगी तो अर्थव्यवस्था में धन का क्षरण होता है। और पक्षपातवाद जिसको फेवरेटिज्म भी कहते हैं, इससे रचनात्मक विनाश यानी क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन की प्रक्रिया बाधित हो जाती है। ये भी कथन जो है बिल्कुल सही है। तो ए और बी यानी 1 और 2 दोनों सही है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं। पक्षपातवाद क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए 2G स्पेक्ट्रम या 3G स्पेक्ट्रम या 4G स्पेक्ट्रम की नीलामी होनी है और सरकार किसी एक कंपनी का जो है खास फेवर करके उसको किसी भी तरह से अनुचित तरीके से उसके सारे जो है जितनी नीलामी के सेक्टर्स हैं वो उसको जो है दे दे, उसको यानी नीलामी उसके पक्ष में कर दे। तो इस तरह की जब अर्थव्यवस्था होती कहीं की जहाँ पर राजनीतिक हस्तक्षेप हावी होता है तो उसको जो है पक्षपातवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो जो पक्षपातवाद होता है इससे रचनात्मक विनाश की प्रक्रिया बाधित होने से अक्षमता में वृद्धि होती है। और जो बाजारवादी नीतियों के विपरीत, बाजारवादी नीतियाँ क्या होती हैं? बाजारवादी नीतियाँ ये होती हैं कि खुले बाजार की जहाँ पर प्रतिस्पर्धा हो, सभी को समान रूप से अवसर मिले, कोई भी पक्षपात न किया जाए, मार्केट में लोग अपने प्रोडक्ट को उनकी क्वालिटी के हिसाब से जो है बेच सकें और आपस में कम्पीट कर सकें। तो बाजारवादी नीतियों के विपरीत पक्षपातवादी नीतियों से अर्थव्यवस्था में धन का क्षरण होता है, क्योंकि पक्षपातवादी नीतियों से
रचनात्मक विध्वंस की प्रक्रिया रुक जाती है। पक्षपातवादी नीतियों के कारण ईमानदार बिजनेसमैन एवं आम नागरिकों को नुकसान होता है, जिससे अर्थव्यवस्था में आय की असमानता बढ़ती है, क्योंकि क्या होता है, इससे पूंजीवाद की तरफ जो है देश जाता है, या अर्थव्यवस्था जो है पूंजीवाद की तरफ जाती है। कुछ खास लोगों के पास ही जो है देश की आधे से अधिक जो है पूंजी जो है पहुंच जाती है, और क्योंकि कनेक्टेड फर्में उपलब्ध संपत्ति का विस्तार करने के बजाय मौजूदा संपत्ति को हड़पने के लिए अपने राजनीतिक पलट का इस्तेमाल करती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, जीएसटी के अंतर्गत कितनी प्रकार की दरें निर्धारित हैं? तो आपके सामने के ऑप्शन क्या है, 2, 6, 4 या 8। तो विकल्पों के आधार पर आपका सही उत्तर क्या होगा, 4। 4 प्रकार की जो है जीएसटी की दरें होती हैं। कहीं कहीं पर आप 5 भी लिखा पा जाएंगे, लेकिन शून्य जीएसटी जो है उसको माना जाता है जीएसटी मुक्त वस्तुएं। इसलिए जो है जो ज़्यादातर लोग हैं या जो ऑथेंटिक बुक्स हैं उसमें यही आपको लिखा मिलेगा कि 4 प्रकार की जो है जीएसटी स्लैब होती हैं। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को लागू किए जाने हेतु 122वां संविधान संशोधक विधेयक लाया गया था, और जब ये कानून बना तो ये 101वां संविधान संशोधन अधिनियम बना। इसको ध्यान रखिएगा, विधेयक 122वां था और जो अधिनियम पारित हुआ, फाइनली अधिनियम बना, वो 101वां था। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू की गई थी और ये कनाडा देश के मॉडल पर आधारित थी। भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई 2018 यानी जब जीएसटी लागू किए जाने के 1 वर्ष पूरे हो गए, उस दिन जो है जीएसटी दिवस मनाया गया था, और प्रत्येक वर्ष अब जो है 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, यानी वस्तु एवं सेवा कर है। जीएसटी एक इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष कर है और गंतव्य आधारित कर है। संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया था 279A। इसको जोड़कर जीएसटी काउंसिल यानी जीएसटी परिषद का गठन किया गया था, और जीएसटी काउंसिल की स्थापना 15 सितंबर 2016 को की गई थी। जीएसटी के अंतर्गत जो 4 दरें हैं वो 5% है, 12% है, 18% है और 28% है। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला इनमें से कौन सा है? 4 ऑप्शन हैं, गाजियाबाद, लखनऊ, वाराणसी और ललितपुर। तो सबसे ज़्यादा जनघनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ की है? गाजियाबाद की है। ए ऑप्शन जो है हमारा ठीक होगा। प्रति वर्ग किलोमीटर यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को पॉपुलेशन डेंसिटी या जनघनत्व कहते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 829 व भारत का कितना है? 382 है। अब उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले कौन से हैं? नंबर 1 पे गाजियाबाद है, दूसरा वाराणसी है, तीसरा लखनऊ है। न्यूनतम जनघनत्व कहाँ है? ललितपुर में, दूसरा सोनभद्र में, तीसरा हमीरपुर में है। 2021 की भी जनगणना प्रारंभ हो चुकी है, आप सभी जानते हैं। इससे जुड़े कुछ फैक्ट देखते हैं। तो ये जो है कैसी जनगणना है? 16वीं जनगणना है। उसके जनगणना आयुक्त कौन है? श्री विवेक जोशी हैं। वर्ष 2021 की जनगणना का स्लोगन क्या रखा गया है? जन भागीदारी से जन कल्याण। ये पूछा जा सकता है क्योंकि जब 2011 की जनगणना हुई थी तब उसका स्लोगन कई बार एग्जाम में पूछा गया था। वर्ष 2021 की जनगणना में कुल 31 प्रश्न पूछे जाएंगे, और पहली बार जो है जो 21 की जनगणना हो रही है वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक रूप में होगी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की धार्मिक व सांस्कृतिक राजधानी किसको कहा जाता है? निश्चित रूप से आसान प्रश्न है ये। तो उत्तर प्रदेश की धार्मिक व सांस्कृतिक राजधानी जो है वाराणसी को कहा जाता है। इसके अलावा प्रशासनिक राजधानी लखनऊ है, आप सभी जानते हैं। आर्थिक राजधानी उत्तर प्रदेश की कहा जाता है कानपुर को, और उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी जो है प्रयागराज या इलाहाबाद जो पुराना नाम था उसको कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के इतिहास पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ था, और उत्तर प्रदेश के जो 13 जिले थे इनको काट कर एक नया राज्य बना था जो उत्तरांचल था। उत्तरांचल का 2007 में नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। फिर विभिन्न कालों में उत्तर प्रदेश के नाम बदलते रहे हैं। 1836 से जो है उत्तर प्रदेश को उत्तर पश्चिमी प्रांत कहा जाता था। फिर उसके बाद 1877 में फिर इसका नाम बदला, उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा और अवध, ये इसका नाम हो गया। 1902 में इसको आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत कहा गया। फिर 1937 से इसका नाम संयुक्त प्रांत पड़ गया, और फाइनली 24 जनवरी 1950 से इसको उत्तर प्रदेश कहा गया।
और यही 24 जनवरी जो है उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस भी होता है। विभिन्न कालों में उत्तर प्रदेश की राजधानियां भी बदलती रही हैं। 1836 से जो राजधानी थी वो आगरा थी। उसके बाद 1858 से राजधानी प्रयागराज बनी। 1921 से लखनऊ को आंशिक राजधानी बनाया गया। ध्यान रखिएगा, ये पूर्ण राजधानी नहीं थी, उस समय इसको आंशिक राजधानी बनाया गया, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो है लखनऊ से होता था और जो बाकी काम होते थे, न्यायिक काम, ये सभी इलाहाबाद से होते थे। 1935 में जाके लखनऊ पूरी तरह से राजधानी बनी। अगला प्रश्न, सूची 1 में संगठन और संस्थान दिए हैं तथा सूची 2 में उनके मुख्यालय दिए हैं, इनका हमको सुमेलन करना है। तो देखते हैं, एशियाई विकास बैंक ADB, कहाँ पर इसका मुख्यालय है? मनीला, फिलीपींस में जो है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में है। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का कहाँ पर मुख्यालय है? रोम या इटली, जो कि इटली में है। और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में। तो इस तरह से ये सभी जो आमने सामने लिखे हैं ये सुमेलित हैं। ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। एक बार फिर से इसको देख लीजिए, ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का मनीला फिलीपींस में, यूनेस्को का पेरिस फ्रांस में, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का रोम इटली में और वर्ल्ड बैंक का वाशिंगटन DC में मुख्यालय है। दर्पण, निश्चित रूप से आपने नाम सुना होगा। दर्पण क्या है? एक योजना है भारत सरकार की और इसका एक जो है फुल फॉर्म है। तो दर्पण में जो A है ये क्या इंगित करता है? तो दर्पण में जो पहला A है उसकी बात की जा रही है। तो जो A है उसका मतलब है एडवांसमेंट। D ऑप्शन इसका सही होगा। अगर आपको फुल फॉर्म पता होगा तो आप इसका सही उत्तर जरूर दे लेंगे। दर्पण जो है डाक बीपा से संबंधित भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया एक ऐप है और दर्पण का पूर्ण रूप है डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर ए न्यू इंडिया। तो A फॉर एडवांसमेंट है जो पहला A था। अब कुछ और जो है शब्द संक्षेप देख लेते हैं। CAB, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, जिसको कैब कहा जा रहा था, काफ़ी फेमस शब्द है ये। CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। EVM, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। VVPAT, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। नोटा, नन ऑफ द एबव। अगला फेमस है PPP, जिसको PPP कहते हैं, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। रो या RO, तो इसको रोल ऑन रोल ऑफ कहते हैं। और NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये सभी शब्द जो है प्राय चर्चा में रहते हैं। रेरा, रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। उदय, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। और GPS, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। लाइफ-आई, लाइट फिडिलिटी। तो मित्रों, इस तरह से हमने 30 प्रश्नों को सॉल्व किया पूरी व्याख्या सहित। मिलते हैं अगले श्रृंखला में। नमस्कार, धन्यवाद। साथियों, अगर आप RO परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप एक गंभीर अभ्यर्थी हैं तो आप हमारे इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसमें कुल 11 फुल टेस्ट आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं और करंट अफेयर्स के 9 टेस्ट। इस तरह से आपको कुल 20 टेस्ट दिए जाते हैं, जिसकी PDF फाइल आपको मिलती है। ऑनलाइन एग्ज़ाम देने की, ऑनलाइन टेस्ट देने की आपको सुविधा मिलती है, जिससे आप बिल्कुल परीक्षा कक्ष जैसा माहौल महसूस कर सकें। तो आपके सामने हमारे क्रैश कोर्स के टेस्ट सीरीज की एक डेमो PDF की फ़ाइल आपके सामने खुली है। इसी तरह से आपको जो है सारी PDF जो मैंने आपको बताया दी जाती है। सभी प्रश्न उनके जो है बाइलिंगुअल, उनका ट्रांसलेशन यानी जो है हिंदी इंग्लिश में प्रश्न होते हैं, लेकिन व्याख्या जो है संपूर्ण उसकी हिंदी में होती है। प्रश्न का उत्तर देने के साथ ही में उसके बारे में जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो भी कंटेंट उस टॉपिक को क्लियर करने के लिए आवश्यक हैं, वो जो है व्याख्या में लिख दी जाती हैं, जो आप देख सकते हैं। इसी प्रकार जो है आपको सभी टेस्ट जो आप देंगे ऑनलाइन उसकी PDF दी जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि आपको जो है क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में पूरा का पूरा नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है इस क्रैश कोर्स के माध्यम से। तो सबसे पहले आप हमारे इस डेमो टेस्ट की PDF फाइल को प्राप्त करें। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही पिन कमेंट में दिया हुआ है। अगर आपको कोई असुविधा है, आप उसको नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो आप 9506742546 पर कॉल करके मांग सकते हैं। और अगर आप हमारे क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहें तो आप ज्वाइन RO लिखकर इसी नंबर पर व्हाट्सएप से भेज दीजिए। आपको क्रैश कोर्स से जुड़ने से संबंधित समस्त जानकारी रिप्लाई में दे दी जाएगी। कम से कम समय में सेलेक्टेड मटेरियल के साथ, टारगेटेड अध्ययन सामग्री के साथ और अति संभावित प्रश्न श्रृंखला के माध्यम से RO परीक्षा की तैयारी के लिए
इससे बेहतर विकल्प शायद ही कहीं उपलब्ध है, अतः अपना निर्णय शीघ्र लें और इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम से जुड़ें।